नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली विधानसभा भंग होने के बाद इंतजार है अब चुनाव का। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। सियासी बिसातें बिछाई जा रही हैं। बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, हर पार्टी एक दूसरे को कटघरे में खड़ी करने में जुटी हुई है। और इन सब के बीच जो दिल्ली में एक बड़ी तस्वीर नजर आ रही है वो ये है कि दिल्ली में दो चेहरों के बीच चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी बीजेपी के चेहरे होंगे, दूसरी तरफ होंगे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। बीजेपी का महाराष्ट्र और हरियाणा वाला फॉर्मूला भी दिल्ली में देखने को मिलेगा। चुनाव मोदी के नाम पर ही लड़ेगी बीजेपी। कुल मिलाकर तस्वीर यही नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि वो इस चुनाव को मोदी बनाम केजरीवाल रंग ना लेने दे। जानबूझकर कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ से जगदीश मुखी का नाम सीएम उम्मीदवार के तौर पर रख देती है, ये शिगुफा छोड़ा जाता है। कभी एमसीडी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की बात कही जाती है। हां, यह जरूर है कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल अभी भी एक बड़ा फैक्टर हैं। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या केजरीवाल तय कर रहे हैं दिल्ली का एजेंडा? क्या मोदी से सीधी लड़ाई से बच रहे हैं केजरीवाल? सवाल यह भी, आखिर क्यों केजरीवाल ने दिया 49 दिन बनाम 150 दिन का नारा? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इससे पहले कि दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल की रणनीति का पूरा खाका आपको बताएं, पहले जरा राजधानी के नुक्कड़ चौराहों पर लगे इन पोस्टरों का मजमून देखिए। इन पर लिखा है 150 दिन बनाम 49 दिन, यानी मोदी सरकार के 150 दिन बनाम केजरीवाल के वो 49 दिन जब सीएम की कुर्सी छोड़कर वो मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए वाराणसी पहुंच गए थे। इस पोस्टर से दो बातें साफ हैं। पहली ये कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में अपनी असली लड़ाई बीजेपी के साथ ही मान रही है। दूसरा ये कि केजरीवाल मोदी से सीधी टक्कर से बचते हुए बीजेपी के राज वाली एमसीडी में 7 साल के भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रहे हैं। बीजेपी दिल्ली में 7 साल से है एमसीडी के अंदर। बीजेपी भी बताए कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया। मैं आपको 49 दिन के 49 अच्छे काम बता सकता हूँ। बीजेपी अपने एमसीडी के अंदर 7 साल के 7 ही अच्छे काम बता दे। उनके पास है ही नहीं। 49 दिन और 15 साल एमसीडी के सारे अधिकार उसको पंगु बना करके रखा है उन्होंने। ट्रैफिक हिट करने के बाद सब कुछ उनसे छीन लिया, पैसा नहीं दिया एमसीडी को। विकास के काम केजरीवाल साहब ने 49 दिन में रोक दिए। ये 49 दिन की उपलब्धि है। सारा विकास दिल्ली का रुक गया। सवाल ये कि दिल्ली के चुनाव में एमसीडी का सवाल उठाना क्या केजरीवाल की नई रणनीति का हिस्सा है? क्या केजरीवाल भी ये मान चुके हैं कि दिल्ली में भी मोदी लहर से सीधा मुकाबला आसान नहीं? तो क्या इसलिए आम आदमी पार्टी के मुखिया कभी 7 साल की बात कर रहे हैं तो कभी बीजेपी के जगदीश मुखी से अपनी टक्कर का शिगुफा छेड़ रहे हैं? मुख्यमंत्री नहीं है तो कांग्रेस का अपना काम है। उनको किसको मुख्यमंत्री करना ये उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या ऐतराज है? और केजरीवाल साहब कौन होते हैं दूसरे दलों के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करने वाले? अपना घर तो देख लें। अपने घर में क्या हो रहा है केजरीवाल साहब देखें कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे या सिसोदिया साहब बनेंगे। उनके यहाँ भी इस तरह की चीजें चल रही हैं। तीसरी छोर पर कांग्रेस है, जिसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से टक्कर लेनी है। इसीलिए चुनाव न लड़ने का ऐलान करने वाली शीला दीक्षित भी केजरीवाल की पार्टी को निशाने पर ले रही हैं। अरविंद केजरीवाल की एक छोटी सी पार्टी है, वो अपने आप को कुछ भी ऐलान कर दे। उनके को हाँ कोई वो प्रेसिडेंट्स नहीं है, कोई ये नहीं है कि इस तरह से चले। केजरीवाल जी तो कर दे, अपने आप को बना भी दिया और अपने आप को विड्रॉ भी कर लिया। वो हमारी एस्टैब्लिश्ड पार्टी में ऐसा नहीं होता है। दिल्ली में चुनाव होना तय है। तय ये भी है कि मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या एक बार फिर केजरीवाल ही तय कर रहे हैं दिल्ली चुनाव का एजेंडा? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। यकीन मानिए दिल्ली के चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहे हैं। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशीष खेतान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं।
और स्टूडियो में प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट भी यहां पर जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल संबित पात्रा जी आपसे ही है, क्या केजरीवाल दिल्ली का एजेंडा तय कर रहे हैं? फिलहाल वो फ्रंट फुट पर दिख रहे हैं, जिस तरीके से खुद को उन्होंने प्रोजेक्ट भी कर दिया है और आप लोगों से मुख्यमंत्री का कौन उम्मीदवार है, यह नाम बार बार पूछा जा रहा है। देखिए अखिलेश जी, मैं 3 दिन से डिबेट में एक ही चीज बोल रहा हूं, यहां भी मैं रिपीट कर दूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति को 2 भागों में बांट दिया है, डेवलपमेंट वर्सेस ड्रामा। एक तरफ डेवलपमेंट खड़ा है, दूसरी तरफ ड्रामा खड़ा है। अब हिंदुस्तान के लोग और दिल्ली के लोग दोनों ही बुद्धिमान हैं, वो डेवलपमेंट चुनेंगे या ड्रामा, मुझे डिबेट में डिस्कशन करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो जानते हैं उन्हें क्या चुनना है। जिस प्रकार से सुबह से शाम तक आम आदमी पार्टी के लोग अनर्गल बोलते रहते हैं, डर गए, भाग गए, ये बीजेपी वाले डर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, स्वाभाविक रूप से ये ड्रामा का ही प्रतिकार है। 49 डेज तक इन्होंने सरकार चलाया, इनके पास मौका था कि ये आगे भी रहते, मैं उस पे आऊंगा सर। 49 दिन और 150 दिन के बीच भी मुकाबला हो रहा है जल्दबाजी थी प्रधानमंत्री बनने की। मैं आता हूं संबित पात्रा जी उस पर, लेकिन आशीष खेतान जी, क्यों आखिर आप संबित पात्रा कह रहे हैं कि आप लोग मोदी से डर रहे हैं? क्या यही वजह है कि नए नए शिगुफे लेकर आ रहे हैं? कभी आप अपनी तरफ से कह दे रहे हैं कि जगदीश मुखी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सीएम के, उनके अंदर की जो जानकारी है, उनके बैठकों में जो चीजें तय होनी चाहिए आप तक वो जानकारी पहुंच जाती है, क्यों आखिर? देखिए अगर जगदीश मुखी को इन्होंने अपना लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता चुनकर राज्यपाल के सामने ये कहने के लिए भेजा कि वो सरकार नहीं बना सकते हैं, तो जगदीश मुखी ही हुए इनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार। और अगर जगदीश मुखी नहीं का जो चेहरा आप लोग रख रहे हैं, देखिए जब तक भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा ना कर दे, हम लोग कैसे माने, जनता कैसे माने कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम कौन होगा दिल्ली में अगर वो जीते तो? मेरा सवाल ये सुन लीजिए सर, आप जवाब दीजिएगा, तफसील से जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल सुन लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मोदी ना चेहरा बन जाए बीजेपी के, जैसा कि हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ? इस डर से आप लोग नए नए शिगुफे छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक बयान और आप लोग का आया है कि एमसीडी में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। मोदी को चेहरा आप नहीं बनने देना चाह रहे बीजेपी की तरफ से दिल्ली में। एमसीडी का करप्शन जहां पर बीजेपी के काउंसलर्स और कांग्रेस के काउंसलर्स पिछले 7 सालों से और कांग्रेस के काउंसलर उसके पहले से, बीजेपी की सत्ता है एमसीडी में, कितना भ्रष्टाचार है दिल्ली में किसी भी से जाके पूछ लीजिए कि एमसीडी में हफ्ता वसूली होती है, भ्रष्टाचार होता है, विकास का पैसा सब बीजेपी के लोग खा जाते हैं। तो वो शिगुफा नहीं है, वो जनता का मुद्दा है। दूसरी बात आपने कही मोदी से डर जाना, अगर मोदी साहब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं, तो हाँ वाकई मोदी से मुकाबला है, लेकिन मोदी से मुकाबला तो नहीं है। देखिए मोदी जी का आज देश की आर्थिक नीति क्या हो, देश की विदेश नीति क्या हो, चीन और पाकिस्तान से कैसा निपटा जाए, G8 G20 में भाग लेना है, इस पर फोकस है। दिल्ली को आज वो मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली में पानी की समस्या सॉल्व करे, बिजली की समस्या सॉल्व करे, करप्शन की समस्या सॉल्व करे, सुबह से शाम तक 24 घंटे दिल्ली की जनता के बीच में रह के काम कर सके। मोदी जी का ये एजेंडा तो नहीं, सर यही तो सवाल है कि इन्हीं मुद्दों को जोर शोर से उठाइए। आपके यहाँ भी तो चेहरा महत्वपूर्ण हो गया है, आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल, पहले ही से आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे अगर आप लोग जीते तो। सामूहिक नेतृत्व की बात जो कांग्रेस और बीजेपी कर रही है, आप भी वही कीजिए, बाद में चुन लीजिएगा कौन होगा मुख्यमंत्री। हम तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बाद में चुन लेंगे। देखिए आज देश में 2 साल से एक माहौल बना है, किसी भी चुनाव में जब कोई भी पार्टी उतरती है तो पहले मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है, मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, और ये परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी है ना। अच्छा। हर चुनाव पिछले 2 साल में हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरे के साथ लड़ा है। तो आज चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? और उस परंपरा को आप निभा रहे हैं। चेहरा है क्या जगदीश मुखी? नहीं, तो उस परंपरा को आप लोग निभा रहे हैं आशीष खेतान जी। एक देश में राजनीतिक माहौल बना है, देश की जनता जानना चाहती है कि चुनाव कोई भी पार्टी जीतेगी तो उसके बाद उसका मुख्यमंत्री कौन। चलिए आलोक शर्मा जी, ये जो लड़ाई अगर चेहरों की हो रही, आता हूं संबित पात्रा जी आपके पास, उसमें आपके पास क्या है? कोई तुरुप का पत्ता निकालेंगे आप लोग भी? एक तरफ बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे, आपके जो सबसे बड़े चेहरे हैं वो भी होंगे दिल्ली चुनाव में नजर आएंगे। अखिलेश जी, बहुत विडंबना है कि दिल्ली देश की राजधानी है, तमाम मीडिया चैनल्स यहाँ पर सक्रिय हैं और यहाँ पर मुद्दों की लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, चेहरों की बात कर रहे हैं। मुद्दे आप इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास चेहरे नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है।
हमने पहले भी मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा था। पिछली बार भी हमने किसी एक व्यक्ति नहीं, शीला दीक्षित को आपने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल नहीं उसके किया पहले था। भी किया था 15 सालों से जब शासन में रही। अखिलेश जी, उनके नाम पर चुनाव लड़ा है सर आपने? अखिलेश जी, हमने केवल ये कहा कि जो सीएम है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और सीएम अगर है 5 साल कोई सीएम रहा है तो उसके नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। और आज नेतृत्व शून्यता की स्थिति है तो आप मुद्दे पे आ गए हैं। ऐसा नहीं है, किसने कहा आपको नेतृत्व शून्यता है? कौन है? तो वही तो जनता जानना चाहिए ना सर। कांग्रेस के अंदर एक बहुत लंबी जो लड़ाई है अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी में तब्दील हो रही है, बड़ी तस्वीर ये बताती है। देखिए, मैं समझता हूं कि आपका चेहरा कौन है, ये जवाब तो दीजिए आप। देखिए, केवल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है और कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स का भी हाथ है। मीडिया चैनल्स का हाथ है, बिल्कुल कहीं ना कहीं। नेतृत्व आपके पास नहीं है, उसमें मीडिया चैनल्स का क्या हाथ है सर? क्या नेतृत्व किस तरह से होना चाहिए? तो आप भी एक चेहरा बड़ा लेकर आइए ना। मोदी के खिलाफ किसको? अखिलेश जी सुन लीजिए ना, जब तक वो 2 कैंडिडेट बोल रहे थे आप एक बार भी नहीं। ठीक है, बोलिए अपनी बात रखिए आप। आप ही बोल लीजिए तो कांग्रेस की तरफ से भी रखिए अपनी बात रखिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्या हम 70 के 70 विधानसभाओं पर चुनाव नहीं लड़ रहे? क्या हमने पिछले चुनाव नहीं लड़े? क्या 15 साल तक सत्ता हमने नहीं चलाई है? क्या केंद्र में 10 साल तक हमारी सरकार नहीं रही है? तो नेतृत्व शून्यता कहां है? नेतृत्व है हमारे पास, विधायक आएंगे, विधायक चुने जाएंगे। आज चुनाव लड़ा जाएगा हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके नाम पर। आज हमारे हाथ के सिंबल के ऊपर, हमारी आइडियोलॉजी के ऊपर 15 सालों तक हमने केवल झूठे वायदे नहीं किए। अच्छा। हमने विकास किया, विकास के ऊपर दोबारा हम जनता के बीच में जाएंगे। उसका परिणाम क्या मिला आपको? कोई बात नहीं, परिणाम जनता ने जो भी दिया उसको शिरोधार्य करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंडेट को बिल्कुल हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, तो इस बार भी आप जाइए, अपने मुद्दों के साथ जाइए, चेहरा नहीं, मुद्दों को लेकर ही बढ़िए आप। प्रदीप सिंह जी, ये जो चेहरों की लड़ाई दिल्ली में नजर आ रही है, इसमें क्या कांग्रेस पिछड़ रही है? पहले मैं इस पर एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। नहीं अखिलेश जी, देखिए सीधी सी बात है, जिस तरह की राजनीति पिछले 15-20 साल में हो गई है, लोग जानना चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव है तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, अगर लोकसभा का चुनाव है तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन पार्टियां अब इस आधार पर रणनीति बनाती हैं कि क्या करने से उनको ज्यादा फायदा होगा, किसी को प्रोजेक्ट करने से ज्यादा फायदा होगा या नहीं करने से। प्रोजेक्ट करने का फायदा तब होता है जब एक स्टेट में स्टैब्लिश्ड लीडरशिप हो जिसके नाम पर वोट मिल सके। अगर ऐसा नेता हो तो निश्चित रूप से नाम को प्रोजेक्ट करने में फायदा होता है। लेकिन बराबर के नेता हों जिनकी उस तरह की पूरे प्रदेश में मास अपील ना हो, उस स्थिति में किसी एक को प्रोजेक्ट करने से एक तो फैक्शनलिज्म बढ़ता है, दूसरा उसका बहुत फायदा नहीं होता है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर रही है पहले से ही। निश्चित रूप से तो इसका उसको फायदा मिलेगा। तो इस मामले में तो पार्टी उनके पीछे खड़ी दिख रही है ना। बीजेपी में स्थिति फिलहाल नहीं है सर, फिर तो इसका मतलब ये निकाला जाए दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए जो भी इस आज की राजनीति में अपना चेहरा लेकर जाएगा मुख्यमंत्री पद का विधानसभा चुनाव के मामले में, तो उसको निश्चित एक एडवांटेज होगा, क्योंकि जनता के सामने जब आप वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता को पता है कि अगर इनको वोट दिया तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये लोग जानना चाहते हैं। जी, मुख्यमंत्री कौन होगा? संबित पात्रा जी, प्रदीप जी जो बात कर रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। आप लोग जनता को लगातार कंफ्यूज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आपने किया, हरियाणा में किया और दिल्ली में भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है। जनता प्रधानमंत्री के लिए वोट डाले कि मुख्यमंत्री के लिए वोट डाले? देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि हम जो यहाँ 5 लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग आपको, हमसे करोड़ों गुनी बुद्धिमान जनता है। हमने अगर महाराष्ट्र में और हरियाणा में उनको कंफ्यूज किया तो वो हमें रिजेक्ट कर देती, वो हमें जिताती नहीं। पार्टियां ये कह रही हैं कंफ्यूज मुख्यमंत्री चुनने दीजिए ना, प्रधानमंत्री तो बन गए नरेंद्र मोदी, उनको वहां काम करने दीजिए। राज्यों में अपना जो आपका स्थानीय नेतृत्व है उसको सामने लेकर आइए। अखिलेश जी, हाँ बोलिए। अखिलेश जी मैं समझ गया, मगर एक लय बन जाता है तो आप उस लय को तोड़ देते हैं। आप देखिए, अगर जनता को हम कंफ्यूज कर रहे होते तो जनता हमें राह दिखा देती बाहर का, ना कि हमें वो सत्ता देती। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार के मुख्यमंत्री को हमने फडणवीस जी के रूप में महाराष्ट्र में और खट्टर जी के रूप में हरियाणा में स्थापित किया है, वो अपने आप में कदम रहा है। बहुत अच्छे लोग दोनों स्टेट में मिले हैं। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, कौन कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही उनके मुख्यमंत्री कैंडिडेट है? लिख के दे वो कि अरविंद केजरीवाल जी है। जो हमारे पास खबर है, मैं कह रहा हूं, सिसोदिया जी पूरी तरह से लगे हुए हैं अंदर। संबित पात्रा जी सुन लीजिए, आप कैसे कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल कौन होता है? आपने डिक्लेयर नहीं किया है। अरे पूरे हमारे पास भी खबर है कि मनीष सिसोदिया के अंदर मैं कह रहा हूं, मैं संवाद और कुछ दिनों में स्पोक्सपर्सन के तौर पे कह रहा हूं, सहूलियत के अनुसार चलती है। तो क्या हो जाता है? आपके कहने से क्या होता है? जी का नाम अगर हरियाणा में पहले डिक्लेयर कर देते तो 10 सीट भी नहीं आती। इनके पास केवल और केवल मोदी जी का चेहरा है,
पंचायत इलेक्शन होंगे वहां पर भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे, सरपंच के नाम पर नहीं मांगेंगे ये लोग। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं पंचायत चुनाव करिए ना राहुल गांधी को जी। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़िएगा। अरे आलोक जी, राहुल गांधी आपके पास है, आपको यूज, हाँ तो क्यों नहीं, इनके पास राहुल गांधी है, इनको बोलिए ना, इनको राहुल गांधी के नाम से लड़ने दीजिए। राहुल गांधी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाना हमें, इनके पास जहां उनका स्तर है वहां पर चुनाव में वो उन्होंने प्रचार किया, जनता ने जो फैसला किया उसको हम शिरोधार्य कर रहे हैं। तो क्या हो गया, तो आपके पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास पिछले 4 बार दिल्ली के चुनाव में आपने मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, इस बार क्या हो गया? कुछ नहीं है तो आप हमारे पर आक्षेप पिछली बार इतना विवाद हुआ आपके घर में गोयल साहब के बीच और हर्षवर्धन जी के बीच में, उसके बावजूद आपने डिक्लेयर किया। इस बार क्या दिक्कत है? आपको चिंता क्यों हो रही है? असंवैधानिक परिपाटियों का इस्तेमाल अपनी सहायता के घर तो देख नहीं रहे, हमारे घर में घुस के देख रहे हैं हमारे घर में क्या होगा, इसीलिए आपकी ऐसी हालत हो गई है। हम नहीं देख रहे हैं कहीं पर। आपने 4 बार 5 बार क्या डिक्लेयर नहीं किया था? घर में क्यों घुसे हुए हैं? 2 बार खुराना जी को, 1 बार सुषमा जी को, 1 बार वीके मल्होत्रा जी को, क्या आपने हर्षवर्धन जी को डिक्लेयर नहीं किया? तो हमारी परिपाटी क्यों परिवर्तन करनी पड़ी ये बता दीजिए। राहुल गांधी है, इस्तेमाल आपके पास एमसीडी के अंदर जिस तरह की राहुल गांधी को डाले हुए हैं, आप बताइए। राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। आशीष खेतान मुस्कुरा रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने राजनीति में कई नए समीकरण बनाए। संबित पात्रा जी, पिछली बार भी जब चुनाव आप लोग लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन उसके बाद वाकई करिश्माई तरीके से वोट हासिल किया था आम आदमी पार्टी ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही भूल फिर से कर रहे हैं, नकार रहे हैं जब आप लोग आम आदमी? देखिए अभी भी हम उनको हल्के, देखिए अभी भी हम किसी को हल्के में नहीं ले रहे हैं, राजनीति में है, जमीन पे है, तो हम सबके साथ अच्छे तरीके से राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से लड़ेंगे। मगर एक बात ध्यान रखिए, दिल्ली की जनता को बार बार ठगा नहीं जा सकता है। कौन एक बार केजरीवाल ने ठगा है? कॉमेट इफेक्ट, आप देखिए धूमकेतु का इफेक्ट। हाँ। और किसने ठगा है? धूमकेतु एक बार आती है और जल के ध्वंस हो जाती है, दोबारा धूमकेतु नहीं बन सकता है, बार-बार हमेशा रहता है। हम तारे हैं, ड्रामे से काम नहीं चलेगा। बहुत ड्रामा कर लिया आप लोगों ने, ये कह रहे हैं संबित पात्रा। देखिए 49 दिनों में जो हमने काम किए और जो हमारी उपलब्धियां हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था, सरकारी दफ्तरों से दलाल गायब हो गए थे, घूसखोरी बंद हो गई थी, एमसीडी की भी घूसखोरी बंद हो गई थी, पुलिस जो अत्याचार करती थी, हफ्ता वसूली करती थी, वो बंद हो गई थी, टैंकर पानी माफिया खत्म हो गया था, बिजली के दाम यहीं से तो सवाल खड़ा हो गया ना आशीष खेतान जी कि जब इतना बढ़िया आप लोगों ने काम किया तो क्यों सत्ता छोड़कर आगे बढ़ चले? दिल्ली में सरकार में रहते इतना बढ़िया काम हो रहा था, दिल्ली की एक अच्छी तस्वीर आप पेश करते। आपको उस वक्त चिंता हो गई जो केंद्र में चुनाव होने वाले थे कि आगे की रणनीति कैसे देखें, अब कैसे हम आगे बढ़े दिल्ली में, कैसे दिल्ली जो केंद्र की राजनीति है वो कैसे करें? नहीं अखिलेश जी, हम चाहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आ जाए, जिससे यह ना हो कि सरकारें आए और सरकारें जाएं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की नीति बदल जाए। हम चाहते थे लोकपाल बिल हो, हमने मुकेश अंबानी खिलाफ एफआईआर करी थी, हमने शीला दीक्षित खिलाफ एफआईआर करी थी। हम चाहते थे कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी इन सारे भ्रष्टाचार के केसेस को इन्वेस्टिगेट करे। हम जन लोकपाल लाना चाहते थे। कांग्रेस और बीजेपी मिल गए असेंबली में, उन्होंने कहा हम 40 आपको हम जन लोकपाल बिल नहीं लाने देंगे। लेकिन मैं मानता हूं आपकी बात, हाइंडसाइट में जन लोकपाल बिल अगर हम नहीं भी ला पा रहे थे, हमें सरकार में बने रहना चाहिए था और रोज कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना चाहिए था। दिल्ली की जनता की सेवा करनी चाहिए थी, दिल्ली में विकास का कार्य करना चाहिए था, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहिए था। चलिए, तो मानते हैं आप साहब गोई से, और ये जो चूक हुई है, क्या इस चूक को सुधारने का आपको मिलेगा मौका दोबारा? जनता देगी, दिल्ली की जनता, ये बहुत जल्द पता चलने वाला है, चुनाव होने वाले हैं। लेकिन प्रदीप सिंह जी, इसके बीच एक बड़ा सवाल है, दिल्ली में जो अस्थिरता की स्थिति है पिछले काफी वक्त से, राष्ट्रपति शासन में जो यहां पर लोग रहे हैं, इसके लिए कौन गुनहगार है? क्या आपको नहीं लगता कि तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने सहूलियत की राजनीति की और यही वजह रही कि राष्ट्रपति शासन इतने लंबे वक्त तक रहा? लोग परेशान हैं, सड़कों की स्थिति खराब है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा हम किसके पास जाए फरियाद लेकर। बिल्कुल क्रम से तीनों पार्टियां हैं। देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बहुत इलाकों में दूसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस का समर्थन मिला, सरकार बनाने का मौका मिला। 49 दिन बाद सरकार छोड़कर चले गए, तो किस भरोसे छोड़कर गए लोगों को? पहली गलती उनकी थी। दूसरी गलती कांग्रेस पार्टी ने की, जब अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल की सिफारिश को नहीं माना और विधानसभा भंग नहीं की। उसके बाद पिछले 5 महीने से जो कुछ दिल्ली की स्थिति है, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। तो तीनों पार्टियां दिल्ली की जनता की गुनहगार हैं। तीनों ने अपने अपने तौर पर जो है वो गलती की है। अब
सबको जनता का सामना करना है, उनको जवाब देना होगा। जैसे आशीष खेतान जी कह रहे हैं 49 दिन में उन्होंने ऐसा काम किया जो 60, 65, 67 सालों में नहीं हुआ। सवाल है कि फिर छोड़ के क्यों चले गए? आपको मौका मिला था, जनता ने मौका नहीं दिया था, आप दूसरे नंबर की पार्टी थे, फिर भी आपको सरकार बनाने का, चलाने का मौका मिला, तो क्यों छोड़कर चले गए? ये सवाल तो हमेशा बिल्कुल उठेगा ही कि आखिर जब आप मान रहे कि अच्छा काम चल रहा था, किसी जिसने समर्थन दिया उसने वापस नहीं लिया, तो आप छोड़कर क्यों गए? चलिए आशीष जवाब देना चाह रहे थे। हाँ आशीष खेतान बोलिए। मैं अखिलेश मानता हूं और ये सर की बात भी मैं मानता हूं कि वो हमारा पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस था। हम में से कोई भी यहाँ पॉलिटिशियन नहीं है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर थे, IIT इंजीनियर थे। हमें राजनीतिक पैतरे चलने नहीं आते। बात कर रहे हैं आप ईमानदारी से? आपने तो राजनीति के कई धुरंधरों को पसीने छुड़वा दिए थे उस दौर में आप लोगों ने। अखिलेश जैसे हम जनता मान लेगी, जनता ने छुड़ा दिए। अच्छा, जनता ने छुड़ा दिया, हमने कुछ नहीं, वो हमारा कमाल नहीं था। अच्छा। दिल्ली की जनता का कमाल था। दिल्ली की जनता का कमाल क्या? दिल्ली की जनता ने हाँ, डॉक्टर संबित पात्रा, दिग्गजों के, हमारा कोई कमाल नहीं था उसमें। हाँ, संबित पात्रा। अखिलेश जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जैसे आशीष जी कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस नहीं था, ये पॉलिटिकल ओवर एम्बिशियसनेस था। इनएक्सपीरियंस और ओवर एम्बिशियसनेस दोनों में फर्क देखना चाहिए। दूसरा विषय है, देखिए पॉलिटिक्स में एक कॉमेट इफेक्ट होता है, धूमकेतु इफेक्ट। बहुत गति से एक पार्टी आती है और उसी गति से वो ध्वंस को प्राप्त हो जाती है, वो जल जाती है, क्योंकि इतना फ्रिक्शन उसके अंदर होता है। आम आदमी पार्टी एक क्लासिक एग्जाम्पल है कॉमेट इफेक्ट का। वो इतने गति के साथ दिल्ली के राजनीति में आई और अपने ओवर एम्बिशियसनेस के कारण उसी गति से वो ध्वंस को प्राप्त हो गई। और मैं आपको आज लिख के देता हूं, और हम तमाम लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो समाप्त हो चुका है। और इसी कारण से ये आप कैसे तय कर देंगे सर? अभी तो चुनाव होने दीजिए, आप लिख के दे दीजिए। आप कहां ये सब भविष्यवाणियां करने लगे डॉक्टर संबित पात्रा? आप तो एक राजनेता है, भविष्यवेता। लिख के ईमेल कर दूंगा, लिख के। चलिए ठीक है। इस बीच आलोक शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, आम आदमी पार्टी के 49 दिन और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के जो 150 दिन से ज्यादा हो गए, उसकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन दिल्ली में जो 15 साल तक आप लोगों ने राज किया, कुल मिलाकर उसको अगर कैलकुलेट करें तो 5475 दिन होते हैं, उसकी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। नहीं, उसकी चर्चाएं तमाम समय पर हुई हैं और उसके तमाम जो आंकड़े हैं विकास के, वो दिल्ली की जनता के सामने हैं। हमने 125 के करीब पुल दिए हैं दिल्ली में। एमसीडी 7 साल में 7 पुल इनके पास आए थे, उनमें से केवल 2 पुल चालू हुए हैं। क्या इनके पास, बीजेपी वालों के पास कोई जवाब है? 49 दिन की वो बात करते हैं। इन्होंने 21,000 लोगों को कहा कि हम टेम्परेरी वर्कर से परमानेंट करेंगे, फाइल पर नेगेटिव नोटिंग लिखकर निकल के चले गए। 10,000 टीचर्स सर्दी में बैठे रहे, केजरीवाल जी जाकर उनसे मिले भी नहीं। जनता दरबार की बात करके गुमराह किया। ब्रेक लेना पड़ेगा, मजबूरी है सर, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो चेहरों की लड़ाई नजर आ रही है दिल्ली में, चेहरों के इर्द गिर्द जो लड़ाई सिमट रही है, उसमें क्या मुद्दे गौण हो रहे हैं? क्या जनता हाशिए पर जा रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली में चुनावी बिसात बीत चुकी है और आज सबसे बड़ा सवाल में हम लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई से बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आशीष खेतान जी, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। अगर मोदी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में भी चेहरा बनते हैं तो बनने दीजिए ना, हर्ष क्या है, भय क्यों, घबराहट क्यों नहीं मोदी से सीधी लड़ाई चाहते आप लोग? बनारस का अनुभव खट्टा रहा है क्या? नहीं, हमारी कोई घबराहट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये लोग चाहते हैं कि मोदी जी को ही चेहरा बना दें तो बना दें, हमें कोई इसमें चिंता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिल्ली को, जनता को चाहिए एक हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर जो सुबह से शाम तक 24 घंटे दिल्ली के बारे में सोचे। दिल्ली में आज कितनी समस्याएं हैं, पानी की कितनी बड़ी समस्या है, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बिजली की कंपनियां चूना लगा रही हैं सरकार को और जनता को, दिल्ली में विकास के काम रुके हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। तो वैसा कोई चेहरा ले आएंगे ना संबित पात्रा, कह तो रहे हैं मोदी के नाम पे चुनाव लड़ लेंगे, देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर मिल जाएंगे फिर दिल्ली में भी। नहीं, आज ये बता दें कि दिल्ली में इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारी सूचना के अनुसार जगदीश मुखी इनका मुख्यमंत्री होगा अगर ये चुनाव जीतते हैं। आप सूचना कहां से मिली है सर आपको? बीजेपी तो खारिज कर रही है, केजरीवाल कहां से ले आया? देखिए, इन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी का उनको नेता बनाकर भेजा था राज्यपाल से, जो लेजिस्लेटिव पार्टी क्या ऐसा है छुपा रहे हैं आप लोग जनता से? और आम आदमी पार्टी को यह जानकारी मिल गई है? आप ये बताइए। नहीं, मुझे जानकारी है कि मनीष सिसोदिया जी पेड़ के नीचे घर के पीछे मिल रहे हैं उनके विधायकों से और षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये मान लेना। अरे
मुझे बोलने दीजिए ना, मैं तो आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा था। मुझे पूरी तरह से मालूम है कि मनीष सिसोदिया जी भी षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये बोल रहे कि वो षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा बीच में। मैं आपको मुझे शर्म क्यों आ रही है? मैं मनीष सिसोदिया जी भी षड्यंत्र रच रहे हैं, तो ये बोल रहे कि वो षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा बीच में। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। मुझे पता है आप बोलने नहीं देंगे, आप ही बोलिए तो मैं बात आपको मुझे पता है कि अनारकी आप करेंगे। हाँ आप बोलिए पूरी कर लूं, फिर आप रखिएगा। आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आप 6 महीने से दिल्ली की जनता के सामने अपना चेहरा छुपा रहे हैं। आज आपके चेहरे पे कालिक लग गई है, आप चेहरा छुपा रहे हैं अपना। 7 दिन आपने स्पोक्स पर्सन नहीं भेजा टीवी चैनल पर अपना कोई, क्योंकि आपको इतनी शर्म आ रही थी। ठगा है आपने दिल्ली की जनता को 5 महीनों में। दंगे करवा रहे हैं, शूट आउट हो रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर, भ्रष्टाचार है। क्या किया 7 साल आपने एमसीडी में? 7 काम गिनाइए, 7 काम गिनाइए। भ्रष्टाचार किया है आपके काउंसलर्स ने। बीजेपी जवाब ले लेते हैं। बात पूरी हो गई हो तो हफ्ता वसूली हो रही है। संबित पात्रा जवाब दीजिए। कई सवाल दाग दिए गए हैं, कई आरोप लगाए गए हैं। आराम से, जनता के लिए हम लोग लड़ने आए हैं। आप अपनी बात बोलूं मैं या फिर बीच में ये बोलने नहीं देंगे? नहीं बोलिए। अब मैं बोलूं या ये बीच में नहीं बोलने देंगे? पहले इनसे पूछ लीजिए। ये आम आदमी पार्टी अलाउ कर रही है ना बोलने के लिए, तभी जाके मैं बोलूंगा। बोलिए अपनी बात रखिए। द फ्लोर इज ऑल योर्स। हाँ ठीक है। देखिए मैं सच कह रहे हैं, मैं बहुत शर्मसार हूं। मैं इसलिए शर्मसार हूं कि हम लोग आखिर लड़ क्या रहे हैं? ये एक तरफ ड्रामा और डेवलपमेंट के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है? दोनों अनकंपेरेबल पैरामीटर्स हैं, इनके बीच कंपैरिजन नहीं हो सकता है। 49 डेज में केजरीवाल जी ने क्या किया? उन्होंने जाके कहा कि 26 जनवरी नहीं मनानी चाहिए, मैं यहां धरना दे दूंगा रोड के बीच में, 26 जनवरी रोको। सोमनाथ भारती जी को बचाने के लिए मिडनाइट रेड, जिसके लिए खुद हाईकोर्ट ने उनके ऊपर प्रताड़ना की, हाईकोर्ट के खिलाफ भी वो धरना देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ड्रामा और डेवलपमेंट के बीच में कभी भी चलिए आपकी बात सामने आ गई। संबित पात्रा, ड्रामा आप इसको करार दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप लोग विकास के प्रतीक हो चुके हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है संबित पात्रा जी, मेरा एक सवाल है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है और ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है, वैसे भी दिल्ली पुलिस का जो सारी व्यवस्था बनी हुई है गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। अब केंद्र में आपकी सरकार है। दिल्ली में हाल के दिनों में जो सांप्रदायिक तनाव हुए क्यों हुए? क्या आपको नहीं लगता इसका आपको जवाब देना पड़ेगा आने वाले दिनों में? लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है सर दिल्ली में आज। बिल्कुल, अगर हम केंद्र में, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम केंद्र में हैं और अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो ये उचित नहीं होगा, लोग मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हां, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स त्रिलोकपुरी में हुआ, मगर 1-2 दिन के अंदर पुलिस ने अपने मुस्तैद से इसे कंट्रोल किया। दुख का विषय तो यह है कि उस दिल्ली में जहां पर इस तरह की चीजें कभी होती नहीं है, गिने चुने वारदातें, हुआ ही क्यों डॉक्टर संबित पात्रा? नहीं, गलत बोल रहे हैं सर। बवाना इलाके में और तमाम जगहों पर ताजिए न जाने कब से निकल रहे हैं। इस तरह के तनाव पहली बार देखने को ये चीजें मिली हैं। सेकंड, आपने प्रश्न नहीं गलत बोल रहे हैं। आप रिपोर्ट पढ़िए, त्रिलोकपुरी में सबसे ज्यादा प्रोन इलाका है। जब दिल्ली में सिख दंगे हुए थे 84 में, तो 380 लोगों का कत्लेआम त्रिलोकपुरी में हुआ था। त्रिलोकपुरी बहुत सेंसिटिव इलाका है। हाँ, यहां पुलिस ने कुछ जरूर नाकामियां रही होगी जो वहां दंगे हुए, मगर टाइम पे कंट्रोल भी हुए। मगर आम आदमी पार्टी उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। राजनीति तो आपने भी किया, चलिए ठीक है। आम आदमी पार्टी अगर कर रही है, आपने क्या किया? आपने जो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के बिल्कुल 1 दिन पहले मुआवजे का ऐलान कर दिया, जो कि मुआवजा मिल भी नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता आपको बताएंगे भी किस तरह की उसमें दिक्कतें आ गई है। वो क्यों किया था आपने ऐलान? राजनीति आप भी कर रहे थे दंगों पे। आज आम आदमी पार्टी के नेता आपके चैनल पे अभी कह दें कि सरदारों को, हमारे सरदार भाइयों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मुआवजा मिले, साथ में इंसाफ भी मिले, ये वो कह रहे हैं। वो कह नहीं सकते हैं कि इंसाफ भी मिले, सिर्फ मुआवजा ना मिले। और मुआवजे का भी ऐलान ऐसा आपने कर दिया, उसका कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है। कब मिलेगा मुआवजा? पहली बात है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, चिंता मत करिए। कोड ऑफ कंडक्ट के बाद संबित पात्रा जी, जरूर आप उस वक्त जब ऐलान आपने किया तो क्या ध्यान में नहीं था कि कोड ऑफ कंडक्ट है? दूसरा विषय है इंसाफ। नहीं, सुनिए ना, इंसाफ देने का विषय किसने शुरू किया था?
84 के बाद जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई, जितने भी 10 कमेटी बने थे उनके रिकमेंडेशंस को मानने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। आलोक शर्मा जी, नानावती कमीशन, नरूला आप पे आरोप है, जवाब दीजिए। आलोक समझता हूं कि डिबेट आप आम आदमी और बीजेपी में करा लें बेहतर रहेगा। नहीं बोलिए, आपको उन्हीं के मुद्दे हैं, उन्हीं की लड़ाई है आज। नहीं आलोक जी, आपकी लड़ाई है, समझता हूँ, उन्हीं को दोनों की डिबेट करा लीजिए, आप बेहतर रहेगा। जवाब दे देंगे, वही उत्तर दे देंगे। हम लोग तो स्टूडियो में ऐसे ही आ गए। बोलिए आलोक शर्मा जी, अपनी बात रखिए। नहीं साहब, क्या बात रखें, बताइए आप कहां से शुरू हुआ, आप कहां प्रश्न पहुंच गया? क्यों आप यहाँ पे, मतलब इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं, जिक्र हो गया, मुझे तकलीफ नहीं है। 84 का जिक्र होने पे उन लोगों ने बिल्कुल झूठ बोला है। 2006 के अंदर आप देखिए 7 लाख रुपए मुआवजा ऑलरेडी पहले ही दिया जा चुका है। आपको मैं चैनल की डिबेट के बाद उसके कटआउट दे जाऊंगा। नहीं तो आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि इंसाफ मिले, मुआवजे ना मिले, तो बीजेपी को इंसाफ देना, उन्हीं से प्रश्न पूछिए। मतलब आप इंसाफ नहीं दे पाए, बीजेपी को इंसाफ देना। बीजेपी की भी 6 साल सरकार रही, आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना, शायद वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। हाँ, आशीष जी कुछ कह रहे हैं। उत्तर दिया। इंसाफ की लड़ाई तो खुद अभी कांग्रेस कह रही है बीजेपी को इंसाफ देना है। हम देंगे इंसाफ, मैं कह रहा हूं हम देंगे इंसाफ, हम ही दे रहे हैं इंसाफ। नहीं दिया आपने। नहीं, दोनों आप लोग देंगे इंसाफ। कांग्रेस ने किसी को कोई इंसाफ नहीं दिया। एक इंसाफ की पार्टी, एक आविर्भाव भी नहीं हुआ था, इतने छोटे भी नहीं थे आप कहां से 84 के विषय में बात करने लगे हैं? मैंने आपको बताया नानावती कमीशन, नरूला कमीशन, आज जो जगदीश टाइटलर पे बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल और मोदी की भी बात हो रही है, दंगों का जो जिक्र हुआ, मुआवजे का ऐलान हुआ, इस बहाने कहीं ना कहीं राजनीति तो हुई है, एक बार फिर से उन जख्मों को हरा करने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, वो जो भी ऐलान हुआ वो चुनाव को दृष्टि में रखकर किया गया। ऐसा नहीं है, ये ऐलान 4 महीने पहले भी हो सकता था या चुनाव के बाद भी हो सकता था। तो टाइमिंग्स और चुनाव को देखिए तो निश्चित रूप से दोनों बातें जुड़ती हैं। लेकिन सवाल यह है कि 84 के दंगों को लेकर जिस तरह का माहौल इस देश में रहा है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म आज है, अगर उस तरह का उस समय रहा होता, जुडिशियल स्क्रूटनी उस दंगे की हुई होती, तो शायद लोगों को न्याय मिला होता। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक, दंगा या इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन हो जाए तो उसके बाद लोगों को इंसाफ मिले, ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। और अभी तक उसमें कोई कामयाब नहीं हुआ है, चाहे जो सरकार आई हो। कई सरकारें आ चुकी 84 के बाद से, किसी सरकार ने सिखों को न्याय नहीं दिया है अभी तक। सिर्फ मुआवजे की बात होती रही, कमेटियां बनती रही, कमीशन बनते रहे, लेकिन न्याय की जहां तक बात है वो अभी तक नहीं मिला है। तो इसलिए इस मुद्दे को कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव के समय तो ना उठाएं। देखिए, राजनीतिक दल हैं, राजनीति करेंगे, हर मुद्दे पर करेंगे, ये अपेक्षा की जाती है। लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम चुनाव के समय पर आप बाकी समय भले इस मुद्दे को उठाते रहें अपने फायदे के लिए, लेकिन चुनाव के समय पर इसको न उठाएं, ऐसे में क्योंकि उनको एक तरह से आप फिर से प्रताड़ित कर रहे हैं। में ऐसे में देखिए, आम आदमी पार्टी भी, आशीष खेतान, जब ये बात हुई कि अब दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल साहब ने की, उसमें इस मुद्दे का उन्होंने जिक्र क्यों किया? फिर इस मुद्दे का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि तीसरी वर्षगांठ थी एंटी सिख राइट्स की। एसआईटी हमने सरकार में आते ही बनाई थी क्योंकि हम चाहते हैं कि मुआवजे जस्टिस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है, मुआवजा भी मिले, इंसाफ मिले। 5 महीने हो गए हैं केंद्र की सरकार को, इन्होंने 5 महीने में उस एसआईटी को सेटअप नहीं किया। क्यों नहीं भेज रहे हैं जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं जो एंटी सिख दंगों में आरोपी हैं, उनको सजा क्यों नहीं दिला रहे हैं? उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चला रहे हैं? उनको फिर से रीइन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने एसआईटी सेट करी थी, इसलिए हमने खाली वो मुद्दा उठाया कि ये जो मुआवजा देना है ये सिर्फ एक ड्रामा है। और मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं अखिलेश जी, 30वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काला अध्याय है, मैं पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन 2 दिन बाद उनका सिटिंग एमएलए बवाना में जाकर सांप्रदायिक भाषण दे रहा है, सांप्रदायिक भाषण दे रहा है, मंच पर से सांप्रदायिक भाषण दे रहा है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने उसको डांट लगाई? क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुई? डॉक्टर सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, जवाब प्रधानमंत्री ने कहा बहुत ही गंभीर आरोप है। नहीं, ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। डॉक्टर समित पात्रा, इस बारे में पहले भी आपसे बात हो चुकी है, मैं चाहूंगा जवाब दीजिए। करें फिर बवाना में जिस पंचायत का आयोजन हुआ, जब तनाव का माहौल था, एक तो पंचायत वहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलए क्या कर रहे थे?
जवाब दे रहा हूं। इन्होंने प्रश्न पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कुछ एक्शन नहीं लिया, तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि दिलीप पांडे को तो अरेस्ट कर लिया गया था दंगे फैलाने के इसके कारण। उन्होंने जो पोस्टर, भड़काऊ पोस्टर लगाए थे, उसके कारण वो अरेस्ट हुए थे और जेल में रहे थे। तो क्या दिलीप पांडे जी को पार्टी ने बाहर निकाल दिया? क्या अरविंद केजरीवाल ने दिलीप पांडे के खिलाफ एक्शन लिया? ये बड़ी अच्छी बात है कि उसने एक्शन नहीं लिया तो हम भी एक्शन नहीं लेंगे। बड़ी अच्छी परंपराओं का आप लोग पालन करते हैं और किसी बात को माने ना माने। आलोक शर्मा जी, आप देख पा रहे होंगे जिस तरह की लड़ाई दोनों पार्टियों में चल रही है। मैं बीच में दोनों एक दूसरे की परंपरा की दुहाई देके ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। ये तो दोनों वही पार्टी बता सकते हैं, दोनों लड़ रहे हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं। किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। बोलिए बोलिए संबित पात्रा। तो मैं ही जवाब दे देता हूं, मैं पूरा कर लेता हूं अपने विषय। बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था, देखिए हमारे जो प्यारे मित्र हैं आम आदमी पार्टी से, ये बार बार सिख दंगों के विषय में बोल रहे हैं और उस पर राजनीति भी कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, इतना आपको पीड़ा था तो कांग्रेस के साथ मिलकर आपने सरकार क्यों बनाई? कांग्रेस ही तो वो पार्टी है जिसका पेड़ गिर गया था और धरती हिल गई थी। आपने उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई? 84 के दंगों के जो कल्प्रिट्स थे उनके साथ मिलकर वो भी तब सरकार आप लोगों ने बना ली। आशीष खेतान जी जवाब दीजिए। जबकि अरविंद केजरीवाल तमाम सौगंध खा चुके थे, ना समर्थन लूंगा ना दूंगा, उसके बाद भी सरकार बन गई। आपको पता होगा कि किन परिस्थितियों में सरकार बनी थी। तब भी और आज भी हमारी पार्टी ना कांग्रेस से ना बीजेपी के किसी की टॉप लीडर से हम लोग कोई भी वार्तालाप नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी बराबर हैं, सभी करप्ट। लेकिन परिस्थितियों में बनी थी ये भी तो बताइए। हमने पब्लिक के बीच में जाके रेफरेंडम कराया और पब्लिक ने कहा कि आप सरकार बना लें, लेकिन हमने 18 मुद्दे रखे और पब्लिक ने कहा कि इन 18 मुद्दों पर अगर आप कोई काम ना करने दें, चलिए चाहे 50 दिन चले जाए 50 घंटे चले, लेकिन ईमानदारी। आलोक शर्मा जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आने के बाद। आशीष खेतान, आपकी बात हो गई। संबित पात्रा जी, आपको भी भरपूर मौका मिला, अपनी बात आपने रखी है। आशीष खेतान जी, हमने ऐसा आज न्यूज 24 से बातचीत करते हुए शीला दीक्षित ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में कहा कि आम आदमी पार्टी तो एक छोटी पार्टी है, क्या कह रहे हैं केजरीवाल, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और इसी छोटी पार्टी ने आप लोगों को सबसे छोटी पार्टी बना दिया। तो जनता का फैसला था, जनता का जो फैसला था वो शिरोधार्य है हमें। तो क्या उसी तरफ फिर से बढ़ रहे हैं आप? ये आपका आकलन हो सकता है, हम तो नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा प्रदीप सिंह जी, क्या ये गलती फिर कांग्रेस करने जा रही है? नहीं, देखिए ये गलती तो नहीं करेगी उस तरह की, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति जो एक साल पहले थी उससे अब में थोड़ा अंतर तो निश्चित रूप से आया। उस समय जब 2013 में चुनाव हुए थे तो 15 साल की स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल की नेशनल एंटी दोनों थी, तो वो कांग्रेस विरोधी माहौल था, एक मुद्दा बन गया था। अब वो खत्म हो गया। अब उस एंटी इनकम्बेंसी से नहीं लड़ना है कांग्रेस को दिल्ली में, ठीक है। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस उसके लिए तैयार है? कांग्रेस का वोट बैंक बीजेपी नहीं ले गई, आम आदमी पार्टी ले गई। तो उसको अगर छीनना है अपना वोट बैंक तो आम आदमी पार्टी से छीनना है। तो तीनों पार्टियों की स्थिति बदली है 2013 से अब में। आम आदमी पार्टी उस समय अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी। अरविंद केजरीवाल की हर बात लोग मानने को तैयार थे। आज वो स्थिति नहीं है। उन्होंने जो इस बीच में सेल्फ गोल किए उसका नुकसान उनको निश्चित रूप से हुआ है कि जो पार्टी लोकसभा की 400 से ज्यादा सीटें लड़ रही थी वो बगल में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुई। तो स्थिति में निश्चित रूप से अंतर आया है। उसी तरह से बीजेपी के लिए आप देखिए आखिरी दौर में अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को प्रोजेक्ट न किया होता तो इससे भी कम सीटें आई होती। अब डॉक्टर हर्षवर्धन स्टेट के इलेक्शन में नहीं है, वो केंद्र में मंत्री बन गए। राज्य में कोई ऐसा नेता नहीं है उस कद का जिसको पार्टी प्रोजेक्ट कर सके, इसलिए किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। सब कुछ निर्भर करता है बीजेपी के लिए कि नरेंद्र मोदी कितनी कैंपेन लेकिन प्रदीप जी एक और सवाल है कि बीजेपी के लिए जितनी मुफीद लड़ाई महाराष्ट्र और हरियाणा में थी, दिल्ली में है क्या? यहाँ अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फैक्टर है, यहाँ राजनीतिक समीकरण वो नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा में एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी से लेकर बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि बीजेपी के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं था। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो नंबर 2 की पार्टी थी कांग्रेस के बाद उस समय इंडियन नेशनल लोकदल, वो पार्टी और नेतृत्व उसका दोनों डिस्क्रेडिटेड था। वो स्थिति यहां पर उस तरह से नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला करेगी
क्या रिजल्ट होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी और उतनी आसान नहीं होगी जितनी हरियाणा और त्रिकोणीय होगी। आपको लगता है ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी? निश्चित रूप से कांग्रेस लड़ाई में है। देखिए, कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का सवाल है इस चुनाव में भी। सर्वाइवल का सवाल तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए भी है सर। वो तो हर पार्टी के लिए चुनाव में होता है, लेकिन कांग्रेस को तीसरे नंबर पर अगर फिर आती है तो दिल्ली में ये उसके लिए मॉरली बहुत खराब चीज होगी कि अगर फिर से चुनाव होता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तब भी आप तीसरे नंबर पर आए। ऐसी स्थिति कांग्रेस नहीं चाहेगी, इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन चुनाव की संभावना के बाद से जिस तरह से, मतलब एक तरह से विधानसभा भंग होने की घोषणा के बाद से जिस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी की दिख रही है, वैसी तैयारी कांग्रेस की अभी नहीं। जी आशीष खेतान जी, क्या ये एक वजह आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं सर्वाइवल की लड़ाई है? लोकसभा के जो चुनाव हुए वहां पर बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन आप लोग का रहा। ऐसे में आप लोग भी चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से दम लगाकर इस बार ये चुनाव लड़ लें। दिल्ली में कहीं मोदी के सामने हार गए तो दिक्कत हो जाएगी फिर। देखिए, ये मैं बात मानता हूं कि हमारे लिए ये डू और डाई बैटल है, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत सीमित संसाधनों की पार्टी है और सभी प्रोफेशनल्स हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वकील, इंजीनियर, IIT से लोग आए हैं और पैसे हमारे पास बिल्कुल भी चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ईमानदार राजनीति की शुरुआत हुई है देश में, कि साफ सुथरे पैसे से, चंदे से, ईमानदारी से आम आदमी सत्ता में आ सकता है और सरकार चला सकता है। एक जो नई शुरुआत हुई, उस नई शुरुआत वो आगे बनी रहे और देश की राजनीति एक जो साफ सुथरे रास्ते पे चली है। देखिए, रास्ता और तो आप ही लोग हो गए ना, रास्ते से भटके आप ही लोग। अगर सीमित संसाधन था तो दिल्ली तक खुद को सीमित रखते, यहीं पर और मजबूत करते। क्या जरूरत थी कि आप लोकसभा के लिए तमाम उम्मीदवार उतार दें और अपना दायरा बढ़ाते चले जाएं? तब आप पूरे देश की राजनीति करने लग गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। देखिए अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी का आइडिया है, इसका समय आ गया है। जब हमने देश भर में भी चुनाव लड़ा तो हमारे पास तब भी पैसे नहीं थे। हमने जो भी हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी जो पूंजी थी, अपनी जो जमा पूंजी थी, उससे चुनाव लड़ा। नहीं, चंदा भी बहुत आया था सर। बहुत बड़ा पैसा नहीं खर्च किया। चंदा भी उस दौरान आया था। बीजेपी की तरह 30,000 करोड़ रुपए नहीं खर्च किए। जी डॉक्टर चंदा आया है, वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। 30 से 40 करोड़ रुपए चंदा था। उस 30-40 करोड़ रुपए से हमने 30,000 करोड़ रुपए जो बीजेपी ने लगाया उस तरह चुनाव नहीं लड़ा। जी 30,000। अब एक सेकंड में एक सेकंड आशीष जी, आपके समय में नहीं बोल रहा था। आशीष मैं आपको ईमानदारी है बिल्कुल। और संबित पात्रा, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। एक तरफ चंदा है, सफेद धन है, दूसरी तरफ काला धन है। देखिए, पहला विषय है कि आइडिया का वक्त बार बार नहीं आता है। एक